नमस्कार, आदाब, मैं शरिया से स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अमेरिकी टैरिफ पर संसद में हंगामा, विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। संजय राउत का प्रफुल्ल पटेल पर हमला, कहा ये लोग जमीन देखकर हो जाते हैं पागल। खड़गे ने पीएम मोदी जी की मणिपुर जाने की अपील, कहा डबल इंजन सरकार फेल। सोनिया गांधी के बयान पर लोकसभा में हंगामा, बीजेपी ने की माफी की मांग। जेडीयू नेताओं के इस्तीफे पर बोले नीतीश कुमार की पार्टी, कहा उन लोगों को कोई नहीं जानता। गाजा के मुसलमानों को शहीद करने के लिए 3.5 लाख का कर्ज, अमेरिका के साथ नेतन्याहू की नई डील। अब समाचार विस्तार से। भारत पर अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने सदन के मुख्य द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि देखिए अब क्या हुआ है, अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा दिया है। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती थी, लेकिन अब क्या हुआ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में है, पीएम ने अपना मौन व्रत शुरू कर दिया है। जिस वक्त अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था आज संकट में है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकन टैरिफ्स पर अपनी एक मौन व्रत शुरू कर दी है और आज इसीलिए सारे विपक्षी दल सदन में आके विरोध जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप अपना मौन व्रत तोड़ो, क्योंकि जो अमेरिका के टैरिफ्स आए हैं लगभग 26%, 27%, वो हमारे कृषि क्षेत्र पर, हमारे छोटे उद्योग पर, जो हमारे जेवर के व्यापार करते हैं, जो केमिकल्स के फैक्ट्री जिन्होंने बैठाई हुई है, जो छोटे छोटे खिलौने और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बनाते हैं, जो जिनकी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रियां हैं, आज ये सारे जो चीज एक्सपोर्ट होते हैं उस पर अमेरिकन की 27% टैरिफ बहुत ही एक नकारात्मक प्रभाव रखेगा। आज हमारा बाजार आज उलट पुलट हो चुका है। जिस बाजार में हमारे मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई बाजार में निवेश की ही है, आज उनके पैसों की चिंता हमें है। आज सोने का दाम बढ़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने जो उनकी सोने की जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी वो उन्होंने खत्म कर दी। तो आज जो एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों। सदन के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल 2025 पास होने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महायुति के नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल लाखों करोड़ रुपए की जमीनों को अपने कब्जे में लेने के लिए पास कराया गया है। अभी से वक्फ की जमीनें हड़पने का काम शुरू हो गया है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के मुताबिक ये लोग जमीन देखकर पागल हो जाते हैं। इन लोगों ने पूरे मुंबई की जमीन अपने पूंजीपति को दे दी है। धारावी की जमीन को भी ये लोग खा गए हैं, खास करके जमीनें, लैंड्स। अब देखिए आने वाले दिनों में लैंड्स किसके खिस्से में जाती है। अभी से सौदा शुरू हो गया है ये लोगों का। ये लोग ऐसे सीधे लोग नहीं है, जब जमीन दिखते हैं तो पागल हो जाते हैं, खा जाते हैं। अभी धारावी की जमीन खा ली मोदी जी के लाडले उद्योगपति ने, पूरी मुंबई में जमीन ले ली उस मामले में। अभी वक्त की जमीन भी खा जाएंगे, खाने वाले हैं। बड़े बड़े कल भाषण कर रहे थे, गरीब मुसलमानों की चिंता, गरीब मुसलमानों की। ये कब से गरीब मुसलमानों की चिंता करने लगे? हाँ, ये सब नाटक था, छोड़ दीजिए, देख लेंगे। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि अगर सरकार आती है तो उसको चेंज करेंगे। ठीक है, अभी हमारे सरकार तो जरूर आ जाएगी ना एक ना एक दिन। सर, प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आई है कल। प्रफुल्ल पटेल को बाला साहब ठाकरे की याद आने की जरूरत नहीं। बाला साहब ठाकरे की अगर याद किसी को आती है तो अपने विचारों से निष्ठावान होना चाहिए। अपने बाप के पीठ में खंजर खुपस करे आदमी भाग गए। शरद पवार उनका बाप था, आदरणीय शरद पवार साहब उनके पिता समान थे। उनके पीठ में खंजर खुप कर ये लोग आदमी, और हमको निष्ठा के पाठ कल पढ़ा रहे थे। भाई
मेरे को तो बीजेपी वाले पर तरस आ रहा है। बड़ी बड़ी राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ने की बातें करते हैं। जो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मणिपुर का दौरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करें और पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने पर जोर दें। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए खड़गे ने मणिपुर को लेकर चर्चा की। खड़गे ने कहा है कि लंबे समय से जल रहे मणिपुर और उनके मुद्दों को सुलझाने का काम किया जाना चाहिए, साथ ही वहां होने वाली हिंसा की जांच कराई जाए। उन्होंने कहा है कि करीब 2 साल से मणिपुर जल रहा है और सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। सर, चेयरमैन सर, for nearly 2 years, Manipur has been burning and the government has totally failed in stopping the violence. वहाँ पर इतना वायलेंस हो रहा है और गवर्नमेंट फेल हो गई है वो वायलेंस को स्टॉप करने के लिए। और दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मोर देन 260 पीपल हैव बीन किल्ड। 260 लोग मारे गए। Over 60,000 people displaced and thousands of homes, businesses, religious sites destroyed. Families have been torn apart, yet the BJP government watched in silence as the state descended into chaos. More than 4,700 homes have been burned and over 13,000 structures, including schools, hospitals, and places of worship, have been destroyed. Between May 3 and July 30, 2023, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता न सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, बल्कि उनके जेल जाने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। आज बीजेपी नेता संबित पात्रा और सुकांता मजूमदार ने हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर हमला बोला है। में क्या हो रहा है आप में से हर कोई वाकिफ है। बंगाल की परिस्थिति, बंगाल का भ्रष्टाचार, बंगाल में दीदी की दादागिरी, यह आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में लोग देख रहे हैं। अभी ऑक्सफोर्ड में जाके ममता बनर्जी ने कहा कि मैं टाइग्रेस हूं। कोई टाइग्रेस कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता। कोई टाइग्रेस कभी अपने ही बच्चों का भक्षण नहीं करता है। जो वास्तविक लीडर होता है वो कभी पैसा मार करके भ्रष्टाचार के और करप्शन के माध्यम से अपने ही लोगों को नर्क में नहीं भेजता है, उनका जिंदगी, उनके जीवन को नारकीय नहीं बनाता है। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी एवं उनकी सरकार ने बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को अनलीश किया है, भ्रष्टाचार को खुलेआम छोड़ रखा है, आज उसका गाज लाखों लोगों के ऊपर पड़ा है। आप सबने देखा कल सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था। और 2016 से 2021 के बीच लगभग 25,780 से अधिक टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया गया था। और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे। और उस समय
बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। दिल्ली में कल रात कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान के 2 जिला अध्यक्षों भीलवाड़ा और सीकर को बोलने का मौका मिला। इस दौरान भीलवाड़ा अध्यक्ष ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खरी खोटी बातें कर डाली। अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस में चापलूसों को टिकट मिल जाते हैं, बड़े नेता घमंड में चोर हैं, वो हमारे फोन तक नहीं उठाते और ना ही बैठकों में आते हैं, हमारे कहने पर ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं लगते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को 70 के दशक वाली ताकत और टिकट बंटवारे में अधिकार देना चाहते हैं, साथ ही जवाबदेही भी तय करना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछले हफ्ते डीसीसीज की एक बैठक हुई थी, पहले चरण की बैठक थी। आज उसी श्रृंखला में दूसरे चरण की बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र, मुंबई टेरिटोरियल कांग्रेस, रीजनल कांग्रेस, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़, तो 7 राज्य और एक रीजनल कांग्रेस कमेटी और एक टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। इन तमाम राज्यों के पीसीसी के अध्यक्षों ने भी भाग लिया और प्रभारी महासचिव और इंचार्जेस ने भी भाग लिया। इस बैठक में 6 प्रेजेंटेशंस हुई, मीडिया विभाग की तरफ से हुई, सोशल मीडिया की तरफ से हुई। जो कांग्रेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी प्रेजेंटेशन विजेंद्र सिंगला जी ने की, सेंथिल जी ने संगठन की संरचना पर और ट्रेनिंग पर प्रेजेंटेशन दी। अजय माकन जी खुद नहीं थे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ दिखाई गई। सुप्रिया श्रीनेत जी ने सोशल मीडिया पर प्रेजेंटेशन दी और मैंने मीडिया पर प्रेजेंटेशन दी। इस बैठक में श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री केसी वेणुगोपाल जी सब ने हर राज्य के 1 या 2 प्रतिनिधियों को सुना, चर्चा की, उनके सुझाव लिए, उनके सवालों के उत्तर भी दिए और संगठन को जिला स्तर पे कैसे मजबूती प्रदान करें, इस बारे में बहुत सशक्त सुझाव भी आए। उसके बाद खड़गे साहब ने और राहुल जी ने और वेणुगोपाल जी ने संबोधित भी किया। लोकसभा में सोनिया गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से माफी की मांग की अपील की है। विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई शुरू होने के लगभग 5 मिनट के भीतर ही स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के कई सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए और सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। देखिए, सोनिया गांधी जी बहुत वरिष्ठ नेता है और हम लोग निजी तौर पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक बयान था कि कल पार्लियामेंट में कांग्रेस का पार्लियामेंट्री पार्टी का बैठक के दौरान एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि ये जो बिल है वो जबरदस्ती पास किया गया, बुलडोज किया है। तो मैंने सिर्फ उसको प्रतिक्रिया या क्लैरिफिकेशन दिया, इतना मेहनत करके देर रात तक बैठ करके नियम नीति पालन करके पारित होने के बाद भी अगर कहता है कि नियम पालन नहीं हुआ, 3 बार डिवीजन और बुलडोज किया, वो सही नहीं। और डिवीजन हुआ और अमेंडमेंट संशोधन रिकॉर्ड मूव किया, आप सब सुन रहे थे। तो इतना नियम नीति पालन करके अमेंडमेंट एक्सेप्ट करके नियम के तहत जब बिल पारित हुआ, तो जबरदस्ती का सवाल कब होता है? जबरदस्ती तब होता है जब डिस्कशन होने नहीं देंगे, अमेंडमेंट मूव करने देंगे। जबरदस्ती अगर बिल पास करता है तब आप कह सकते हैं कि बिल को बुलडोज किया गया है। यहाँ तो रिकॉर्ड क्रिएट किया, मैंने आपको बता दिया। इतना चर्चा आज तक हुआ ही नहीं संसदीय इतिहास में। शाबाशी देना चाहिए सब मेंबर को, इतना समय दे करके हमने बिल पे चर्चा किया और पारित किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज मिडिल क्लास अपनी नौकरी और काम धंधा छोड़ सड़कों पर है और उनके बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है।
क्योंकि अब दिल्ली में पूंजीपतियों की सरकार है। इससे पहले आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार आई है, स्कूलों में फीस बढ़नी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से एक दुष्प्रचार करती थी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की सरकार से गरीबों को तो बहुत मिला, क्योंकि उसके लिए आप झुठला नहीं सकते। वो कहते थे मिडिल क्लास को क्या मिला, जो मिला गरीबों को मिला, मिडिल क्लास को क्या मिला। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी हमसे नहीं पूछती थी, जाके लोगों के बीच में रखती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 24 घंटे बिजली तो बंद हो ही गई है, वो तो मिडिल क्लास के लिए ही था। दूसरा बड़ा प्रहार मिडिल क्लास पर 1 अप्रैल से पड़ा है, जब 1 अप्रैल से नया सेशन प्राइवेट स्कूलों में शुरू हुआ है। तकरीबन सभी स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल की फीस बढ़ा दी है। किसी ने 20% बढ़ा दी है, किसी ने 40% बढ़ा दी है, किसी ने 65% बढ़ा दी है, और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिन्होंने 82% स्कूल की फीस बढ़ा दी है। आज अखबार के अंदर मैंने पढ़ा, एक बहुत नामी स्कूल है, उसकी द्वारका की, वसंत कुंज की और रोहिणी की ब्रांच, डीपीएस स्कूल की 3 ब्रांचों के अंदर फीस बढ़ाने के बाद बच्चों को एक तरह से कहा जा सकता है हैरेस किया जा रहा है। आप सोचिए, 7वीं क्लास का छोटा बच्चा, 10वीं क्लास का छोटा बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है प्रेयर में, और प्रेयर में कुछ बच्चों को रोक लिया जाता है ग्राउंड पे ही कि आप क्लास में नहीं जाएंगे। पूरी की पूरी क्लास के बच्चे अपनी कक्षा में चले गए, बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को, जिन बच्चों के माता पिता ने बढ़ी हुई फीस नहीं दी है, पुरानी फीस दी है, बढ़ी हुई नहीं दी है, उन बच्चों को लाइब्रेरी में बिठा दिया जाता है। वक्फ संशोधन बिल पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ हैं। सरकार ने इस बिल को मनमाने तरीके से पारित किया है। वो देश में सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से ये बिल लाए हैं। जो पार्टियों में अगर देखा जाए तो ज्यादातर पार्टियां विपक्ष में हैं, और ये सभी पक्ष में नहीं थे इस वक्फ बिल के, क्योंकि जो मेंबर्स जो कमेटी के थे, वक्फ कमेटी के जो मेंबर्स थे, जो सुझाव उन्होंने रखे गए थे, उनके द्वारा रखे गए थे कमेटी में, तो एक भी सुझाव माना नहीं गया, और सरकार ने मनमाने तरीके से इसको हाउस में पास कराया। और इसी के साथ जहां 2 बजे तक ये चर्चा चली, जहां सरकार ये दिखावटी खोटा दिखाना चाहती थी कि रात को 2 बजे तक चर्चा चली, और उसके बाद 3 बजे, लगभग 2:30 बजे से मणिपुर पर चर्चा हुई, जहां प्रेसिडेंशियल रूल लग गया है। तो इतनी रात को 2:30 बजे, 3 बजे मणिपुर पर चर्चा करने की क्या जरूरत थी, जब पूरा विपक्ष एक मत होकर कह रहा था कि हमें मणिपुर पर चर्चा चाहिए, जब वहां की परिस्थितियां बिगड़ रही थी, जहां सरकार को पता था कि परिस्थितियां मणिपुर की सही नहीं है, उसी समय आर्मी को टेक ओवर देना चाहिए था, तब सरकार ने कदम नहीं उठाया, और अंतोगतः सरकार को प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा। लेकिन कितनी जानें गंवाई गई, कितनी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, कितने बच्चों की हत्याएं हुई। तो इस सब के लिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं ये वक्फ बिल लाकर देश में का जो सौहार्द है, इसको बिगाड़ने के नियत से कहीं ना कहीं वक्फ बिल लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल आया, ये खाली जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के अंदर, उस पे नजर रखते हुए बिल आया है कि उस प्रॉपर्टीज का ये अपने उद्योगपतियों को, अपने दोस्तों को कैसे दे। मैम, क्या आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, चुनौती देंगे? ये राष्ट्रीय जी का फैसला रहेगा, और क्योंकि अभी आपने कांग्रेस ने भी करा है और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी ने भी कहा है, हमें उम्मीद है कि इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया। इसके बाद 3 से 4 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं में कासिम अंसारी, शहनवाज मलिक और तबरेज सिद्दीकी शामिल हैं। इन नेताओं के इस्तीफे के बाद जेडीयू की ओर से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के नेता ललन सिंह ने इस्तीफा देने वाले तीनों मुस्लिम नेताओं
का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना पदाधिकारी रहे और ना ही पार्टी की गतिविधियों में शामिल रहे हैं। आरजेडी को कुछ पता है कौन छोड़ के गया है, कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, और 499 वोट आया था। 499 वोट आया था, जिसको आप ही का चैनल उसका बाइट चला रहा है कि बहुत भारी नेता है जेडीयू के। और 2020 के चुनाव में पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, 499 वोट आया था। भारी नेता है। और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है तो उनको कौन समझाएगा? लालू जी के भाषण पर न बोलें कि 2010 में क्या भाषण दिए थे। फिर लालू जी 2010 में क्या भाषण दिए थे उस पर न बोले आरजेडी के लोग कि बड़ा कड़ा कानून बनाने का जरूरत है, सब लूट लिया डकबंगला चौक से लेके सब। कौन दिया था भाषण? हम दिए थे। सर एमएलसी जेडीयू के उन्होंने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बिल के खिलाफ। कोर्ट जाने के लिए किसी को थोड़ी रुकावट है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों की चिंता करते हैं। उसी का नतीजा है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। यह बिल मुसलमानों के हित में है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। राज्यसभा से बहुमत से सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की जो चिंता लेते हैं, उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में हमारे बहुमत से बढ़कर भी ये लोगों ने समर्थन दिया है। जिस प्रकार से देश भर में गरीब मुस्लिम लोगों ने जिस ढंग से स्वागत किया है, ये मान के चलता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये धीरे धीरे विपक्षियों की कलाई खुलती जा रही, जो केवल मुस्लिम वर्ग की भलाई की बात करते लेकिन व्यवहार में नहीं करते हैं। वस्तुतः उनके शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति से लेकर सभी स्थितियों में निराशाजनक वातावरण रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास हुआ है, इसी प्रकार से वक्फ संपत्ति पे भी मुस्लिम बंधु को ही अधिकार रहने वाला है और उनके माध्यम से उनके कल्याण के लिए, खासकर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, और ये जो अवैध कब्जे या अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं उनसे निराकरण करते हुए वक्फ संपत्ति का न्यायोचित तरीके से निर्धन से निर्धन व्यक्ति के हित के भलाई के लिए काम होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का सभी वर्गों के कल्याण के लिए, खासकर मुस्लिम बंधुओं के कल्याण के लिए जो किया गया काम है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। लोकसभा और राज्यसभा के सभी मान्य सदस्यों को, जिनने समूची डिबेट में भाग लिया, देर रात तक सभी पक्षों पर चर्चा करते हुए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि लोकतंत्र में विचारों का प्रवाह होना चाहिए, पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से इस बात को अपने सभी सदस्यों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सब जनता समझ चुकी है असलियत क्या थी। एक बार फिर कांग्रेस की कलाई खुली, मेरी अपनी ओर से बधाई। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद जहां सत्ता पक्ष इसके फायदे बता रही, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बिल लाई है। अनावश्यक विवाद पैदा करने का सरकार की फितरत के अंदर है, इसलिए एक के बाद एक कोई इश्यू बनाते रहते हैं लोग, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। इश्यू कितने बड़े महंगाई के मुद्दे हैं देश के अंदर, बेरोजगारी का मुद्दा है और भी कई मुद्दे हैं। जो स्टेक होल्डर होते हैं उनको विश्वास में लेते नहीं है, उनको बगैर विश्वास में लेकर के ये लोग फैसले करते हैं। इसलिए वो किसान आंदोलन हुआ, करीब 600-700 लोग मारे गए उसके अंदर। बाद में उनको तीन काले कानून वापस लेने पड़े। नौबत आती क्यों है? तो बिना जो संबंधित लोग के पक्ष है उनको विश्वास में लाना डेमोक्रेसी में आवश्यक होता है, जो ये करते नहीं है, कोई विवाद पैदा करते जाते हैं।
अब ये देखें, अब बिल पास किया, अब आज बहस हुई है। गाजा के मुसलमानों को शहीद करने के लिए इजराइल 3.5 लाख रुपए खर्च करेगा। दरअसल इजराइल ने हथियार खरीदी को लेकर अमेरिका से नई डील की। इस डील के तहत इजराइल को $8.8 मिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए के हथियार अमेरिका से मिलेंगे। अमेरिका ने इजराइल को ये हथियार गाजा में जारी संघर्ष से निपटने के लिए दिया है। इजराइल और गाजा के संगठन हमास के बीच अक्टूबर 2023 से ही जंग जारी है। जंग में फिलिस्तीन के करीब 60,000 मुसलमानों की शहादत हो चुकी है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि इजराइल को हथियारों की ये सप्लाई लंबे समय तक की जाएगी। इजराइल को कुछ हथियार अमेरिकी हथियारों के जखीरे से दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर को देने में 1 या उससे ज्यादा साल लग जाएगा। अमेरिका इजराइल को 155 mm के तोप के गोले और हेडफायर AGM 144 मिसाइलें दे रहा है, जो अटैक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इजराइल को 250 किलो के घातक बम भी दिए जा रहे हैं। इन बमों का इस्तेमाल इजराइल ने गाजा से लेकर लेबनान तक जमकर इस्तेमाल किया है। गाजा की आबादी 21 लाख के करीब है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इजराइल ने जो हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, क्या उससे गाजा के लोगों को शहीद किया जाएगा? इजराइल पर लगातार गाजा के अस्पतालों और स्कूलों पर भी हमले करने का आरोप लग रहा है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका मकसद गाजा के आधे हिस्से को कब्जा करने का है। इजराइल की सेना इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।